हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप सभी लोगों का एजू पॉइंट बाय अमित सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल में कक्षा 10 का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास देखेंगे। तो पहला पार्ट है भूगोल में संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन मतलब ऐसे साधन जो हमारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और ऐसे साधन जो हमारी आवश्यकताओं व उद्देश्यों को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों को 4 तरीकों से बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव संसाधन के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे, मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन के अंतर्गत चट्टानें, भूमि, खनिज इत्यादि। दूसरा प्रकार है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक तरीकों से उनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, उनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा। इसके बाद दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद इनको फिर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और इनका पुनः चक्रण करने में कम से कम लाखों या करोड़ों वर्ष लगते हैं इनका पुनः चक्रण करने में। इन संसाधनों के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज आदि संसाधन जो हैं वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर
तो विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला संभावी संसाधन। संभावी संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनकी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उचित प्रौद्योगिकी और तकनीकी के अभाव में हम इनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनका उचित तरीके से प्रयोग नहीं हो पाया है। इसके बाद दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका मापन और सर्वेक्षण हो चुका है और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के माध्यम से हम इनका लगातार विकास करते जा रहे हैं। इसमें आपके पेट्रोलियम उत्पाद और खनिज वगैरह ये सारे संसाधन आते हैं। इसके बाद तीसरा संसाधन है भंडार। तो तीसरा है भंडार। भंडार के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका हमारे देश में अपार भंडार है, लेकिन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल उचित तकनीकी और प्रौद्योगिकी के कारण हम उनका उचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जल हमारे पास जल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन जो जल से हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। जल से हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा व स्वच्छ साधन है। इसके बाद चौथा नंबर है आपका संचित संसाधन। ऐसे संसाधन ये भी एक तरह से भंडार संसाधनों के अंतर्गत ही आते हैं। तो संचित संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका हम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बहुत कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे कि जल ऊर्जा से हम विद्युत बना रहे हैं, लेकिन इसका हम भरपूर मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद चौथा नंबर है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन जिनके ऊपर किसी एक विशेष व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इस संसाधन के अंतर्गत हमारी निजी वस्तुएं, जैसे हमारा निजी घर, निजी गाड़ी आदि संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है इसी में सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो किसी एक विशेष समाज के लिए होते हैं, जैसे स्कूल, सड़क या अस्पताल। ये आपके सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन जो पूरे एक देश के लिए इस्तेमाल होते हैं, पूरे देश के लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत जो है रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग,
खनिज जलमार्ग, नदियाँ, समुद्र इत्यादि। इसके बाद चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो पूरे विश्व के देश इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत जो है समुद्री मार्ग और वायु मार्ग। समुद्री मार्ग इसमें भी आता है, लेकिन इसका जो होता है वो 12.2 समुद्री मील से अंदर की सीमा राष्ट्रीय सीमा होती है, इसके बाहर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बाद है आपका टॉपिक सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बगैर हानि पहुँचाए वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए तथा भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों की अवहेलना न करते हुए भारतीय अवहेलना न करते हुए जीवन की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इक्कीसवीं सदी के सतत पोषणीय लक्ष्यों को पूरा करना
एजेंडा 21 कहलाता है। एजेंडा 21 कहलाता है। और एजेंडा 21 जो है वो ब्राज़ील में हुए 1992 में ब्राज़ील में हुए पृथ्वी सम्मेलन का एक प्रमुख हिस्सा था। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन चार से 14 जून 1992। इसमें ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने पर्यावरणीय विकास तथा आर्थिक सामाजिक विकास के लिए सम्मेलन बुलाया था। और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में क्या था? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को बनाए रखना संसाधन नियोजन की प्रक्रिया भारत में 1952 की पहली पंचवर्षीय योजना में
योजना में संसाधन नियोजन के लिए काम किया गया। इसके बाद दूसरा है संसाधन संरक्षण। तो हम अपने संसाधनों का उचित तरीके से इस्तेमाल करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए इसको सुरक्षित रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में हमारे पास हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं, ना कि किसी लालचवश किसी व्यक्ति की स्पेशल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मतलब अर्थात हमारे पास लोगों का पेट भरने के लिए अपार संसाधन है, ना कि किसी की पेटी भरने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका भू संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो हमारे यहाँ भू संसाधन है। तो इस चैप्टर में केवल आपका भू संसाधन ही है। तो भू संसाधन जो है, भू संसाधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पर्वत, पठार, मैदान। तो हमारे देश का 30% हिस्सा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है और हमारे देश का 23% हिस्सा पठारी क्षेत्र कहलाता है और हमारे देश का 43% हिस्सा मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद भू उपयोग, भूमि के उपयोग। पहला उपयोग कृषि, दूसरा उपयोग गैर कृषि प्रयोजन। गैर कृषि प्रयोजन में सड़क, मकान, मतलब जो कृषि के अलावा जो भूमि यूज की जाएगी वो गैर कृषि प्रयोजन में आएगी। इसके अलावा वन, फिर चारागाह, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि उसे कहते हैं जिस भूमि पर एक या 2 वर्ष से खेती 2 वर्ष से प्रतिभूमि 1 या 2 वर्ष से जिस भूमि पर खेती ना की गई हो उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं। इसके अलावा बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से खेती ना की गई हो उसको हम बंजर भूमि बोलेंगे। इसके बाद भूमि निम्नीकरण, भूमि में लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा का बढ़ जाना, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो भूमि निम्नीकरण के कुछ तरीके: अत्यधिक सिंचाई व अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग, अत्यधिक सिंचाई व अत्यधिक रसायनों का प्रयोग, पंजाब हरियाणा व वेस्ट यूपी में भूमि निम्नीकरण का कारण जो है वो अत्यधिक सिंचाई और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग है। इसके अलावा दूसरा है खनन व
वृक्षों की अत्यधिक कटाई। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी मतलब छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनन किया जाता है। और खनन करेंगे तो वृक्ष तो कटेंगे ही, तो यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वो खनन व वृक्षों की अत्यधिक कटाई है। तीसरा है पशुचारण, पशुओं को चराना। तो पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण जो है वो गुजरात और राजस्थान में होता है। गुजरात, राजस्थान। इसके बाद अगला टॉपिक है भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण। तो पहली भूमि का प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपों से निर्मित मैदान। इसमें आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान। इसमें आपका आएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि का डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, अर्थात जहाँ पे नदियों बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी जो है इसके बाद दूसरा है खादर। इसको हम बोलते हैं नवीन जलोढ़। यहाँ पे हर साल जो है बाढ़ के पानी के साथ आई हुई मिट्टी से जो निर्मित मैदान होते हैं उसको हम खादर बोलते हैं। इसके अलावा एक तीसरा भी इसमें है डेल्टाई जलोढ़। तो जो डेल्टाई क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हम उसको डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। चूना, ये 3 तत्व जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसी कारण जो है इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या और सघन कृषि की जाती है। इसके बाद दूसरी मिट्टी है आपकी काली मिट्टी, काली मृदा।
काली मृदा, इसको हम रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ये कहाँ पे पाई जाती है? आपका दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये महीन कड़ों वाली मिट्टी होती है, और इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जल धारण की क्षमता व महीन कड़ों की मिट्टी और जल धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है। और ये मिट्टी जो है आपके दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, इसमें आपका आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कुछ हिस्सा जो है वो तेलंगाना के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसके बाद तीसरी मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में। इसका लाल रंग जो होता है, लाल रंग लौह अयस्क के कारण, और इसका पीला रंग जो है, अत्यधिक जल धारण की क्षमता के कारण, अत्यधिक जल के कारण। ये मिट्टी जो है उड़ीसा, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, व पश्चिमी घाट के तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के तलहटी क्षेत्र। लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में, यह मिट्टी अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आदि में पाई जाती है। इस मिट्टी में तकनीकी की मदद से
चाय, कॉफ़ी तथा काजू की खेती की जाती है। इसके बाद पांचवी है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, तो यह मिट्टी रेतीली तथा लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। और ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान का पश्चिमी भाग, राजस्थान या वेस्ट राजस्थान और कच्छ का रण गुजरात। इस मिट्टी में तकनीकी और सिंचाई की मदद से कृषि की जा सकती है। अत्यधिक सिंचाई और तकनीकी की मदद से कृषि की जा सकती है। इस मिट्टी में ह्यूमस व नमी की कमी होती है। नमी की कमी होती है। उसके बाद छठवीं मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और ये नदियों की घाटी, यह मिट्टी नदियों की घाटी में सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी होती है और पर्वतों के ऊपरी भागों में यह बड़े कंकड़ों के रूप में पाई जाती है। यह मिट्टी हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र या दार्जिलिंग क्षेत्र। और ये मिट्टी, इस मिट्टी में संभवतः ज़्यादातर धान की खेती होती है। इसके बाद है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान तक चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन किन कारणों से होता है? जल, वायु, भूस्खलन, पशुचारण आदि कारणों से मिट्टी अपने स्थान से जो है वो दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसी को हम मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? पहले वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेत बनाना, समोच्च स्थानों में समोच्च जुताई करना, ढालदार क्षेत्रों में समोच्च
जुताई करना। समोच्च का मतलब एक समान रूप से जुताई करना ताकि उसमें ढलान न रहे तो मिट्टी नहीं कटेगी। इसके अलावा चौथा कारण जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में घास युक्त मरुस्थलीय क्षेत्रों में घास के मैदान विकसित करना। इससे जो है वायु मिट्टी के कणों को उड़ा के नहीं ले जाएगी। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया आपका। इसी के साथ आपका जो है चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजू पॉइंट विद अमित सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।